अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। आजकल फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का बहुत शोर है पाकिस्तान में। मीडिया पर बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से तकरीबन निकल चुका है। अनकरीब फैटफ की एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में भेज दिया जाएगा। इस पर तो गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के कितने चांसेस हैं भी या नहीं। नैब कवानीन में की गई तब्दीलियां इस मामले में क्या ख़तरा पैदा कर सकती हैं, इन सब पर तो अभी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और एंगल पर नज़र डालें जो काफ़ी मज़ाहिया एंगल है। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी को फ़ोन करके फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के जो चांसेस पैदा हुए हैं उन पर मुबारकबाद दी है और ख़ुशी का इजहार किया है। इस मुबारकबाद से मुझे हीर रांझा कहानी और इसमें चाचा कैदो का किरदार याद आ गया। हीर रांझा कहानी में चाचा कैदो को विलन माना जाता है जो हीर रांझा की मोहब्बत और शादी के खिलाफ था, और आखिर में कहा यही जाता है कि उसने हीर को जहर खिला दिया था ताकि वो मर जाए और उसकी शादी रांझे से ना हो सके। अब ज़रा इमेजिन करें कि एक तखयलाती सीन कि वही चाचा कैदो जिसने हीर रांझे की सारी लव स्टोरी में एक विलन का किरदार अदा किया और एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हीर और रांझे की शादी ना हो सके। फ़र्ज़ करते हैं कि वो अपनी सारी कोशिशों और खुल्लम खुल्ला मुखालफत के बावजूद हीर और रांझे की शादी ना रोक पाता और नाकाम हो जाता। और फिर जब हीर और रांझे की शादी हो रही होती, बारात आ रही होती, तो चाचा कैदो लड़की वालों की तरफ से सबसे आगे खड़े होकर बारात का इस्तकबाल कर रहा होता, बारातियों के गले में हार डाल रहा होता, मिठाई और रसगुल्ले खुद भी ठूस रहा होता और दूसरों को भी खिला रहा होता, मुबारकबादें दे भी रहा होता, मुबारकबादें वसूल भी कर रहा होता। तो वो मंजर कितना अजीब व गरीब और मज़ाहिया होता। अगर कोई आगे बढ़ के कह देता कि चाचा कह दो, तुम किस मुंह से मुबारकबादें दे रहे हो और वसूल कर रहे हो, किस मुंह से मिठाइयां खा रहे हो, तुम तो वही नहीं हो जिसने इस शादी को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया था, तुम ही तो इस शादी के मुखालिफ थे, तुम यहां कैसे मुबारकबादें वसूल कर रहे हो। तो फिर क्या होता? फिर चाचा कह दो कि क्या इज्जत रह जाती। खैर, ये तो एक तखयलाती मंजर है, लेकिन इससे मिलती जुलती एक कहानी पाकिस्तान में सचमुच सामने आई जब फरजंदे ज़ियाउल हक साहब ने फरजंदे जरदारी साहब को फ़ोन करके फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की सिर्फ उम्मीद पैदा होने पर मुबारकबाद दे दी। वाह, क्या बात है! क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में कि वो लोग जो इस सारे मामले में चाचा कैदों का किरदार अदा करते रहे, अब एक दूसरे को कामयाबी पर मुबारकबादें दे रहे हैं। अल्लाह तेरी शान। कोई इनको बताए कि ये सारे लोग इस सारी स्टोरी के कैदों हैं, विलन हैं, हीरो नहीं है। वो सब कवानीन जिनकी वजह से आज फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हुई है, वो कवानीन इमरान खान के दौरे हुकूमत में बने हैं। आप जो सारे कैदो बरादरान आज मिल गए हैं और धमाले डाल रहे हैं, आप सब इन तमाम कवानीन के खिलाफ थे। जब ये कवानीन बन रहे थे तो आप इनकी मुखालफत कर रहे थे, इनको काला कानून करार दे रहे थे, इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, इन कवानीन के खिलाफ वोट दे रहे थे, पार्लियामेंट से वॉकआउट कर रहे थे। आपने इन कवानीन के पास होने में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उनकी मुखालफत की। और जब वो कवानीन पास हो गए ज्वाइंट सेशन के जरिए, तो आप लोगों ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। आप लोगों की वीडियोस और फुटेजेस मौजूद हैं वॉकआउट की। इन कवानीन को, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान को ये कामयाबी मिल रही है, इनको इमरान खान की हुकूमत ने पास करवाया था। ये कामयाबी इमरान खान की कामयाबी है, उसकी हुकूमत की कामयाबी है। आप किस मुंह से मुबारकबादें दे रहे हैं एक दूसरे को? आप किस मुंह से मिठाइयां खा रहे हैं? आप किस मुंह से धमाले डाल रहे हैं जनाब? कुछ शर्म कर लें, कुछ गैरत कर लें, कुछ हया कर लें। आले शरीफ और पार्टी एंड आले जरदारी और पार्टी, आप सब लोग इस स्टोरी के कैदों हैं, विलन हैं आप लोग, हीरो नहीं है। अब जरा बात करते हैं इसकी कि पाकिस्तान क्या वाकई ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है और वाइट लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। मुझे तो इसका चांस 50-50 लगता है। अगर तो नैब कवानीन वही रहते जो इमरान खान की हुकूमत में पास हुए थे, तो फिर तो 90% चांस था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा। 10% चांस फिर भी यही थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे, क्योंकि अमेरिका एंड कंपनी फैटफ और इस जैसे बहुत से इदारों को अपने अहकामात ना मानने वाले ममालिक के खिलाफ आर्म ट्विस्टिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो फैटफ के सारे टारगेट्स पूरे होने के बावजूद भी ये चांस था कि अगर इमरान खान की हुकूमत रहती तो भी शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकलता, क्योंकि इमरान खान हुकूमत अमेरिका की बेदाम गुलाम नहीं बनना चाहती थी और इसका झुकाव चीन और रूस की तरफ ज़्यादा था।
तो हो सकता है कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाता और वाइट लिस्ट में ना भेजा जाता। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है और मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत तो अमेरिका की बेदाम गुलाम है, अमेरिकी कैंप में है, चीन और रूस से दूरी इख्तियार करने को तैयार है, तो इनसे तो अमेरिका काफ़ी खुश है। इसलिए उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तान शायद इस बार ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन अब जो एक अड़चन या रुकावट बाकी रह गई है वो है इस इंपोर्टेड हुकूमत की अपने करप्शन केसेस से जान बचाने के लिए नैब कवानीन में की गई तरमीम। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और फेटफ की हिदायत पर अमल करने के लिए नैब को जिन कवानीन के जरिए मजबूत किया गया था, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने लीडरान को बचाने के लिए वो तमाम कवानीन तब्दील कर दिए हैं। न सिर्फ पार्टी सरबराहान को, जैसे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हैं, मरीम सफदर हैं, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज हैं, सलेमान शहबाज हैं, दूसरी तरफ बिलावल जरदारी हैं, आसिफ जरदारी वगैरह, ना सिर्फ इनको बचाने के लिए बल्कि दूसरे और तीसरे दर्जे के लीडरशिप के ऊपर भी जो केसेस बने हुए हैं उनको भी ख़त्म करने की शिकें शामिल कर दी गई हैं। पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए गए हैं इन तरामीम में। साद रफ़ीक को बचाने के लिए भी एक तरमीम शामिल कर दी गई। अंदाज़ा लगाएं आप लोग, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने लोगों को बचाने के लिए किस हद तक गिर के ये कवानीन बनाए हैं। मुल्क का कबाड़ा होता है तो होता रहे, इनकी लीडरशिप बचनी चाहिए। मैं चंद मिसालें आप लोगों के सामने पेश करता हूं। देखें जरा कि किस तरह इन लोगों ने एक एक कानून को अपने एक एक लीडर को बचाने के लिए इस्तेमाल किया, एक एक तरमीम को अपने एक एक लीडर को बचाने के लिए बनाया। नैब तरामीम में से एक शिक यह है कि बैरून मुल्क से आया हुआ कोई सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। यानी अगर किसी की करप्शन का कोई सबूत पाकिस्तान के बाहर से मिल जाए तो वो सबूत पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं होगा। चलो जी, इस तरमीम से मरीम नवाज का कैलबरी फ्रॉड वाला केस खत्म, क्योंकि वो सबूत बैरून मुल्क से आया था तो वो काबिल कबूल ही नहीं है। केस खत्म, मरीम नवाज आज़ाद। एक और तरमीम सुने जरा। मुलजिम के असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी खत्म। चलो जी, नवाज शरीफ साहब की भी जान छूट गई। लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल ना दे पाने की वजह से उन पर केस था, अब वो मनी ट्रेल नहीं देंगे, ना कोई केस बाकी रहेगा, तो नवाज शरीफ का केस भी खत्म, नवाज शरीफ भी आज़ाद। अगली तरमीम, मफाद आमा के केस के मुतासरीन की तादाद कम अज़ कम 100 कर दी गई। यानी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अवाम के मफाद के लिए शुरू किया गया, इसमें करप्शन की गई, तो कम अज़ कम 100 मुतासरीन अगर केस के मुद्दई बनेंगे तो केस दर्ज हो सकेगा, वरना केस दर्ज ही नहीं होगा। यह है वो केस जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक को फ़ायदा पहुंचाया गया, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में जो मुद्दई हैं जिनकी दरखास्त पर केस ये दर्ज हुआ है उनकी तादाद 76 है, 76। और नई तरमीम के मुताबिक कम अज़ कम 100 लोग चाहिए केस दर्ज करवाने और उसको जारी रखने के लिए। तो इस केस में 24 मुद्दई कम हैं, तो ये केस भी फारिग, ख्वाजा साहब भी आज़ाद। अगली वारदात सुने ज़रा। रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी की बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। यानी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या ब्यूरोक्रेसी ने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए और बाद में उनमें करप्शन या बददियानती हुई, अवाम का पैसा लूटा गया या पैसा बर्बाद किया गया, तो उस केस में रेगुलेटरी अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तरमीम के जरिए राजा परवेज अशरफ का रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स वाला केस खत्म और शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस खत्म, क्योंकि इन दोनों मामलात में रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल हैं और वही असल गवाह और शरीक जुर्म है। मगर इस तरमीम की रूह से उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कोई पूछ नहीं सकता। तो जब कोई गवाह ही नहीं तो केस फारिग, केस फारिग मतलब राजा परवेज अशरफ साहब भी आज़ाद और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आज़ाद। और सुने जी, मुलजिम दौरान तफ्तीश अपने असासाजात को फ़रोख्त कर सकता है। यानी अगर किसी असासे के बारे में कोई केस चल रहा है कि ये करप्शन के पैसे से बनाया गया है, तो दौरान तफ्तीश मुलजिम उस असासे को फ़रोख्त कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है इससे। इससे क्या होगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। असासा चला जाएगा थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मामलात और मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब केस कई सालों तक चलता है, फिर शायद कई दहाइयों तक या कई सदियों तक चलेगा। अगली वारदात, चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। यानी पहले चेयरमैन नैब के पास ये अथॉरिटी थी कि वो गवाहों या इन्वेस्टिगेशन अफसरान की हिफाजत की खातिर गवाहों और अफसरान को उनके अपने घर या किसी भी महफूज जगह पर मुंतकिल करके उसको पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर कर सकता था। तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी जाती थी और उन गवाहों या इन्वेस्टिगेशन अफसरान तक कोई नहीं पहुँच सकता था। लेकिन अब चेयरमैन नैब ऐसा नहीं कर सकेगा। इसका मतलब किसी भी किराए के कातिल से गवाहों या इन्वेस्टिगेशन अफसरान का बासानी सफाया करवाया जा सकता है।
मतलब पता नहीं अब कितने मकसूद चपरासी जैसे गवाह और कैप्टन रिजवान जैसे कितने अफसरान और मारे जाएंगे। अगली वारदात सुने जी। सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों के नाम मुकदमात से खारिज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकारी अफसरान आम लोगों को अपना फ्रंटमैन बनाकर या एजेंट बनाकर करप्शन करें तो फ्रंटमैनों और एजेंटों के खिलाफ मुकदमा नहीं बन सकता। और करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम का तकरीबन सारा सिस्टम ही फ्रंटमैनों और एजेंटों पे चलता है। तो जब फ्रंटमैन फारिग तो उनके पास जो बहुत सारे सबूत हैं करप्शन के वो भी फारिग, और केस इतना कमजोर कि केस भी 2-3 पेशियों में फारिग। आगे सुने। बेनामीदार की डेफिनेशन बदल दी गई। अब करप्शन करने वाला अगर फैमिली मेंबरान के नाम पे जायदादें बना रहा है तो वो बेनामी जायदाद भी शुमार नहीं होगी, और करप्शन करने वाले की जायदाद भी शुमार नहीं होगी, बल्कि सिविल पर्सन या आम शहरी की जायदाद शुमार होगी। और सिविल पर्सन यानी गैर सरकारी मुलाजिम पर तो करप्शन केस वैसे ही नहीं बन सकता। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने यही बात डिस्कस की है कि आम शहरियों के नाम केस से खारिज हो जाएंगे। तो इस शिक के मुताबिक जनाब काबिल एहतराम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनकी अहलिया साहिबा का केस भी फारिग। अब वो जितनी मर्जी जायदादें बनाएं और जैसे मर्जी बनाएं, कोई ना उनको रोक सकता है और ना पूछ सकता है। खैर जस्टिस साहब से तो वैसे भी कोई कुछ नहीं पूछ सकता। अगर उनसे कोई पूछने की या उनसे कोई सवाल उठाने की या सवाल करने की हिम्मत करेगा तो जनाब काजी साहब उसको एजेंसियों का एजेंट, ISI का टाउट और प्रॉक्सी और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर देंगे। एक सेकंड लगाएंगे वो ये सब इल्जामात लगाने में। तो उनसे तो खैर वैसे भी कोई सवाल नहीं किया जा सकता। खैर अगली वारदात सुने। नैब को सदर के बजाय वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। भाई वाह, राना सनाउल्लाह साहब को जवाबदेह होगा नैब का इदारा, यानी चोर बन गए कोतवाल। अब चेयरमैन नैब और नैब का पूरा इदारा राना सनाउल्लाह साहब से आर्डर लेकर केस बनाएगा कि किसके खिलाफ केस बनाना है, किसके खिलाफ केस नहीं बनाना। भाई सुबहान अल्लाह। अगर अब भी कोई उम्मीद रखता है कि नैब अमूमी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ और ख़ास तौर पर नून लीग के खिलाफ कोई केस बना सकता है तो फिर उस बेचारे की अकल पे अफसोस के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ केस बनेंगे PTI के खिलाफ और PTI के सपोर्टरान्स के खिलाफ। पॉइंट्स तो कुछ और भी हैं, लेकिन अब एक आखिरी पॉइंट सुन लें, ये सबसे मजे का पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि बारे सबूत मुलजिम पे नहीं नैब पे होगा। यानी अगर नैब किसी पे केस बनाता है तो नैब साबित करेगा कि इस शख्स के असासे आमदन से ज्यादा हैं तो इसने करप्शन की है। मुलजिम साबित नहीं करेगा कि मेरे असासे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। मैं मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स 2 लाख रुपए माहाना कमाता है अपने तमाम ज़राए आमदन से। आमदन के ज़राए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, यानी वो नौकरी भी करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम भी करता है पार्ट टाइम। तो फ़र्ज़ किया कि उसके तमाम ज़राए से उसकी औसत माहाना आमदनी है तकरीबन 2 लाख रुपए। इस तरह उसकी सालाना आमदनी 24 लाख रुपए हो गई। लेकिन अगर 1 साल बाद उस शख्स ने 70-80 लाख की गाड़ी ले ली, 2-2.5 करोड़ का घर बना लिया, 2-4 मुल्कों में घूम फिर आया, सैर सुर कर आया, तो सवाल ये पैदा होगा कि 24 लाख कमाने वाला शख्स 1 साल में 3-3.5 करोड़ के अखराजात कैसे और कहां से कर सकता है। अब इस सवाल का जवाब देना उस शख्स का फर्ज बनता है जिस पर इल्ज़ाम लगा है। अगर उसके पास कोई और जायज़ जरिया है आमदन का और उसका कोई सबूत भी मौजूद है जिससे उसकी आमदन में इजाफा हुआ, तो वो सबूत दे दे कि देखें जी मुझे ये ख़ानदानी जायदाद में से हिस्सा मिला या ये मेरा प्राइस बांड निकला है, तो वहाँ से मुझे ये पैसे मिले, ये दौलत मिली है जिससे मैंने सब कुछ बनाया। और अगर वो ये सबूत देने में कामयाब हो जाता है और वो साबित कर देता है कि सब कुछ उसने हलाल की दौलत से बनाया है, तो बात ख़त्म, केस ख़त्म और वो आज़ाद हो गया। लेकिन अब ये वाली जो तरमीम की गई है इसके मुताबिक मुलजिम साबित नहीं करेगा कि मेरे पैसे हलाल की कमाई के हैं, बल्कि नैब साबित करेगा कि तुम्हारे पैसे करप्शन की कमाई के हैं। और नैब ऐसा कभी भी साबित नहीं कर सकेगा, क्योंकि करप्शन की चेन में से एक कड़ी गायब तो मनी ट्रेल मशकूक, और एक कड़ी, एक सबूत या एक गवाह को गायब करना करप्ट टोले और सिसिलियन माफिया जैसे लोगों के लिए कोई मसला नहीं। एक चुटकी बजाई सबूत की फाइलों को आग लग गई, एक चुटकी बजाई मकसूद चपरासी को हार्ट अटैक हो गया, किस्सा खत्म, पैसा हजम, मसला सॉल्व। नैब का बाप भी करप्शन साबित नहीं कर सकता। माली मामलात या करप्शन के इल्जामात में बारे सबूत मुलजिम पर होने की मिसाल हमें इस्लामी तारीख में हज़रत उमर के दौर में भी मिलती है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपने कुर्ते के लिए एक से ज़्यादा चादरें लेने का इल्ज़ाम लगा था, तो इल्ज़ाम लगाने वाले ने साबित नहीं किया था कि आपने अपने हक से ज़्यादा हिस्सा लिया है, बल्कि उसने हज़रत उमर के कद और चादर के साइज़ को देखते हुए कहा था कि इस एक चादर में आपका लिबास नहीं बन सकता,
तो आपके पास एक्स्ट्रा चादर कहां से आई? कैसे आपने अपना लिबास पूरा किया? उसने सिर्फ मुशाहिदाती तनाजुर में इल्ज़ाम लगाया था, सबूत पेश नहीं किया था। बारे सबूत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर था और आपने अपनी दयानतदारी को साबित करने के लिए अपने बेटे को अपना गवाह पेश किया था। यानी अपनी दयानतदारी का सबूत हज़रत उमर ने दिया था, इल्ज़ाम लगाने वाले ने नहीं कोई सबूत दिया था। तो इस वाक़े के तनाजुर में आज भी बारे सबूत मुल्ज़िम पर होना चाहिए, ना कि नैब पर। अब ये जो तमाम तरामीम और ये सारे मामलात मैंने आपके सामने पेश किए हैं, क्या इनके होते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के मुल्जिमान को कोई छोटी सी सज़ा भी मिल सकती है? क्या इतने कमज़ोर कवानीन की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रुक सकती है? हरगिज़ नहीं। तो जब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग इन कवानीन के ज़रिए नहीं रोकी जा सकती, तो जब फैटफ की टीम पाकिस्तान में कवानीन का जायज़ा लेने के लिए आएगी चंद दिन के बाद, तो क्या वो लोग अंधे हैं जो उन्हें कानून के कमज़ोर पहलू नज़र नहीं आएंगे? क्या वो बच्चे हैं, मुन्ने काके हैं, रोटी को चोची कहते हैं? वो जो इस वारदात को नहीं समझ सकेंगे, वो एक लम्हे में समझ जाएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इन कवानीन की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। चुनाचे अगर वो दयानतदारी से और फैटफ के कवानीन के ऐन मुताबिक फैसला करें, तो इस नैब तरमीमी बिल की मौजूदगी में तो फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका के कदमों में बिछी जा रही है, तो हो सकता है कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक को इनकी गुलामी की अदा पसंद आ जाए। वो शफकत फरमाते हुए इतने कमज़ोर नैब कवानीन के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में डाल दें, ऐसा भी हो सकता है। यानी अभी तक ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के इम्कानात 50-50 हैं। फिलहाल तो सदर पाकिस्तान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट करने से या उसको साइन करने से, लॉ बनाने से इनकार कर दिया और इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 10 दिन के बाद ये बिल खुद ब खुद पास हो जाएगा, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। पीटीआई ने इस तरमीमी बिल के खिलाफ अदालतों में जाने का ऐलान कर दिया है। अगर अदालतें इस मामले में कोई रोल प्ले कर दें तो कर दें, वरना पाकिस्तान में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल जाएगा और एहतसाब को हमेशा के लिए दफन समझा जाए। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।